Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. Today I am going to start our new chapter, that is the fundamental unit of life. The fundamental unit of life क्लास 9 के साइंस का जो है बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है और बड़ा बेसिक सा चैप्टर है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, सेल के डेफिनेशन की। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये एक बहुत बड़ा ही फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है और ये चैप्टर जो है हमारा सेल के बारे में है। तो हमारी जो बॉडी जो बनी है, हमारी पूरी बॉडी जो बनी है वो एक एक यूनिट से मिलके बनी है जिसका नाम होता है सेल। इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ जो है हमारी पूरे जीवन का एक क्या है कि एक छोटा सा यूनिट, हमारी पूरी लाइफ जो है, हमारी पूरी लाइफ की एक छोटी सी यूनिट जो है वो क्या है, वो एक सेल है। और सेल भी अपने आप में एक लिविंग है और ये लिविंग मिल करके, ये छोटी छोटी चीज़ें मिल करके हमारी पूरी एक क्या बनी हुई है, एक पूरी बॉडी बनी हुई है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बने हुए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन की कि सेल का डेफिनेशन आखिर क्या कहता है। कहता है कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो लाइफ है इस पूरे लाइफ का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी कि उसको स्ट्रक्चर के तौर पे अगर देखा जाए तब भी बेसिक है, अगर उसके फंक्शन देखा जाए तब भी बहुत ही बेसिक फंक्शन रखता है, और वो कौन है, सेल है। और ये सेल हमारे बेसिक फंक्शन और स्ट्रक्चर रखते हैं हमारे लाइफ के। इसी तरीके से क्या कह रहा है कि एज दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी कॉल्ड लिविंग, क्योंकि ये इतना बेसिक यूनिट है, क्योंकि ये इतना छोटी यूनिट है, इतनी छोटी इकाई है हमारे हमारे ज़िंदगी की, हमारे लिविंग की, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को डेफिनेशन से ये बातें समझ में नहीं आती है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी डेफिनेशन के साथ साथ में, उसके बाद हमें ये धीरे धीरे पूरा चैप्टर हमें समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, उस पॉइंट को समझो और धीरे धीरे वो चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्या, कॉर्क। आखिर कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो है ये थिन लेयर टेकन फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। बार्क ऑफ द ट्री इज कॉल्ड थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क। जैसे कोई मोटे तने वाला जो ट्री होता है उसके ऊपर ब्राउन कलर का जो स्टेम होता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर का जो लेयर आ जाता है, जिसको हम निकालने पे निकल जाता है और उसको हम आग जला भी लेते हैं, लकड़ी की तरह होता है। वही बार्क जो है उसको जब हम निकालते हैं तो उसकी एक थिन स्लाइस बनाते हैं, बहुत ही पतली परत बनाते हैं, और उसी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, किसकी थिन स्लाइस बनाते हैं, कॉर्क की। तो जब कॉर्क की हम थिन स्लाइस बनाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। और सॉरी, बार्क का हम क्या लेते हैं, थिन लेयर लेते हैं। क्या लेते हैं, थिन लेयर लेते हैं। और जब बार्क का हम थिन लेयर लेते हैं तो उस कॉर्क को, उसे हम कॉर्क कहते हैं, और उस कॉर्क का भी हम क्या बनाते हैं, थिन स्लाइस बनाते हैं। और जब थिन स्लाइस हम बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और जब इस तरीके से हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देते हैं, और यही बॉक्स की तरह जो दिखता है हमें, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। रही बात कि सबसे पहले सेल को देखने वाला, डिस्कवर करने वाला बंदा था कौन, यानी कि किसने सबसे पहले देखा था। नाम आता है कि एक सबसे पहले इसी तरीके से क्वेश्चन भी बन जाता है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, कि किसने सेल को डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। बात इसकी करते हैं तो कहता है कि कौन किया, तो रॉबर्ट हुक इन 1665 में, 1665 यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक क्या करते हैं कि सेल देखते हैं, और कैसे सेल को देखते हैं, यही कॉर्क स्लाइस को लेते हैं और इस कॉर्क स्लाइस के अंदर सेल को देखते हैं। यानी कि पहला सेल को देखने वाले, और ये सेल लिविंग नहीं था, ये डेड सेल था, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि पहले डेड सेल को देखने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। कब, 1665 में। कैसे सेल को देखते हैं, वो
पेड़ के बार्क को निकालते हैं और उस बार्क को एक थिन स्लाइस बनाते हैं जिसको हम कार्क कहते हैं। उस कार्क को भी और पतला बनाते हैं जिसे हम थिन स्लाइस ऑफ कार्क कहते हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं, उस सेल को देखते हैं जो कि बॉक्स की तरह दिखता है और इसी को क्या कहा गया था, सेल कहा गया था। रही बात कि कैसे इन्होंने उस सेल की डिस्कवरी की, तो कहता है कि बाय इन्वेंटिंग माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करके उन्होंने क्या किया था, देखा था। इसी से रिलेटेड फिर हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारे कुछ साइंटिस्ट के नाम आते हैं जिनके नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट और उसकी डिस्कवरी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 9 के लिए और क्लास 11 के लिए, दोनों क्लासेस के लिए कि साइंटिस्ट के नाम की अगर हम बात करते हैं तो ये साइंटिस्ट रहे और ये ईयर है कि किस ईयर में उन्होंने डिस्कवरी की, और ये डिस्कवरी उनकी है कि किसने, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी की। साइंटिस्ट की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक की बात आती है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी और ये सेल जो था कार्क स्लाइस के अंदर इन्होंने डिस्कवरी की थी, जैसे कि अभी हमने बात की थी। रॉबर्ट हुक के बाद एक और नाम आता है एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक जो है ये 1674 यानी कि 1665 के बाद की बात है कि 1674 में इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट लाइव सेल इन्होंने की पहली लाइव सेल देखी थी, यानी कि जिंदा सेल देखी थी, जिसका नाम था स्पाइरोगाइरा। क्या नाम था, स्पाइरोगाइरा। और ये स्पाइरोगाइरा इन्होंने पहली बार देखा था। और स्पाइरोगाइरा जो होता है ये ग्रीन एल्गी होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है इस तरीके से। तो पहले बताओ, पहले डेड सेल किसने देखा था, यानी कि कॉर्क स्लाइस में सेल किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने कौन सा सेल देखा, लाइव सेल देखा था, कब, 1674 में। उसके बाद आते हैं नाम रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में 1831 में सेल के अंदर, यानी कि सेल की डिस्कवरी हो चुकी है, अब सेल के अंदर, उसके अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, यानी कि सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब सेल के अंदर ये देखा जा रहा था कि सेल के अंदर क्या है, और सेल के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है यानी कि न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस को देखने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे। कब, 1831 में। देखना साल पहले 1665, सबसे पहले 1674 यानी कि 1674, एंड देन आफ्टर 1831। और उसके बाद आते हैं पुरकेंजे। पुरकेंजे क्या करते हैं, 1839 में ये क्या करते हैं कि उसी सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ करके जो पानी जैसा मटेरियल होता है, जिसको हम कहते हैं कि फ्लूइड होता है इन द सेल, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, पुरकेंजे ने की थी। उसके बाद आते हैं स्वान और स्केलेडन। ये दो साइंटिस्ट होते हैं। स्वान 1839 में जूलॉजिस्ट हुआ करते थे। स्केलेडन 1838 में ये क्या, बोटैनिस्ट हुआ करते थे। इन दोनों ने मिल करके टुगेदर फॉर्मुलेटेड, दोनों ने मिल करके क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। मतलब सेल के बारे में क्या है क्या नहीं है, लेकिन सेल की थ्योरी तो इन्होंने दिया, लेकिन इनकी सेल थ्योरी ये नहीं बताती थी, क्या नहीं बताती थी कि नए सेल जो है वो आते कहाँ से हैं, न्यू सेल का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, इनकी सेल की थ्योरी ये नहीं बताती थी। खैर ये अभी छोटी छोटी नॉलेज है। इसके बाद बात करें तो और कुछ साइंटिस्ट है जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ तक हम क्या कर लें, रिवाइज कर लें एक बार कि सबसे पहले साइंटिस्ट बताओ, रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल देखा था 1665 में, सेल इन कॉर्क स्लाइस देखा था। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने 1674 में फर्स्ट साल लाइव सेल जो कि स्पाइरोगाइरा देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, कब, 1831 में। पुरकेंजे ने 1839 में उसी सेल के अंदर फ्लूइड की डिस्कवरी की, जिसका नाम क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म। स्वान और स्केलेडन इन दोनों ने मिल करके क्या दिया। उसके बाद हमारे कुछ और साइंटिस्ट हैं जैसे कि रुडोल्फ बर्काउ। रुडोल्फ बर्काउ 1855 में यानी कि 1855 में ये पहली बार आते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कि एक सेल जो है वो डिवाइड होकर के नए सेल बनाते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि जो पहले सेल पड़े हुए हैं उसी सेल से वो नए सेल बनाते हैं।
ये बात कौन कहता है? रुडोल्फ वर्काउ कहते हैं। कब? 1855 में। और जब नए सेल बनते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जैसे कि यहाँ पे पहले से एक सेल पड़ा हुआ है, ये पहले से एक सेल पड़ा हुआ है प्री एग्जिस्टिंग सेल से जब नए सेल बनते हैं, ये नया सेल बन गया, ये नया सेल बन गया, और जब नए सेल बनते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑमनी सेलुला ए सेलुला। ठीक है, तो बताओ ऑमनी सेलुला ए सेलुला का मतलब क्या हो गया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनना, न्यू सेल का फॉर्मेशन होना, उसे हम क्या कहते हैं? ऑमनी सेलुला ए सेलुला कहते हैं। और इसको देने वाले कौन थे? रुडोल्फ वर्काउ। ईयर की बात करें तो 1855 में। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में पूछता है कि ऑमनी सेलुला ए सेलुला किसने दिया? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होकर के नए सेल बनाना इज ऑमनी सेलुला ए सेलुला। इसको देने वाले रुडोल्फ वर्काउ इन द ईयर 1855। बात करें फिर एक और साइंटिस्ट का नाम होता है ज़ैकरी जैनसन। ज़ैकरी जैनसन 1600 के अराउंड यानी कि 1600 के अराउंड ये माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन करते हैं। कभी कभार बहुत बार पूछा भी गया है कि इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप यानी कि माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन या कह लो कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ज़ैकरी जैनसन का नाम आता है। तो इसके बाद बात करते हैं कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसका नाम है एक्टिविटी 5.1। एक्टिविटी 5.1 में कहता है कि आप सेल को लैब के अंदर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म लीजिए, तो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम एक प्याज लेते हैं, ऑनियन लेते हैं, और जब हम ऑनियन लेते हैं तो ऑनियन के साथ हमें कुछ और सामान लेने पड़ते हैं, और उस सामान के साथ हमें कुछ प्रोसीजर करने पड़ते हैं, और करने के बाद वो सारे प्रोसीजर हम क्या कर सकते हैं? अंडर द माइक्रोस्कोप हम सेल को देख सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक अनियन लेते हैं। अनियन लेने के बाद कहता है कि ग्लास स्लाइड लो और एक कवर स्लिप लो। लैब के अंदर आपको एक ग्लास मिलेगा, पतला सा ग्लास स्लाइड मिलेगा, ठीक है, और साथ साथ में एक कवर स्लिप मिलेगा। आपको वो दोनों की उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सैफ्रानिन सॉल्यूशन जो कि लैब के अंदर पड़ा होता है, सैफ्रानिन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैफ्रानिन सॉल्यूशन को क्या करेंगे? थोड़ा एक छोटा सा वाच ग्लास लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके अंदर सैफ्रानिन सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, और ऑनियन को अब कट करने के बाद इस तरीके से हमें क्या दिखेगा? ऑनियन की एक छोटी सी स्लाइस लेंगे, उसके अंदर से हम एपिडर्मिस को निकालेंगे, ऊपरी लेयर को निकालेंगे, और उसको निकालने के बाद उसका छोटा सा टुकड़ा हम सैफ्रानिन सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं, और उसके बाद उसको हम थोड़ी देर छोड़ने के बाद उसको हम निकालते हैं और उस ग्लास स्लाइड के ऊपर रखते हैं और कवर स्लिप से ढकते हैं। और अगर सॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लैब के अंदर क्या होता है कि या तो टिश्यू पेपर या तो फिल्टर पेपर होता है, उससे हम क्या कर लेंगे? उसको हम एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को हम क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब करा लेंगे। उसके बाद वो हमारा स्लाइड तैयार हो जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप देखने के लिए। ठीक, इसके बाद बात आती है कि जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, यानी कि अनियन के जो सेल होते हैं वो पॉलीगोनल के शेप में दिखते हैं, और पॉलीगोनल में भी खास करके ये हेक्सागोनल के फॉर्म में दिखते हैं, जिसके पास लगभग 6 साइड होती हैं, और उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, और ये पूरा कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो ये पूरा कंपार्टमेंट एक सेल होता है। ये सेल कैसा? पॉलीगोनल है, और ये पॉलीगोनल सेल जो है वो किसके अंदर दिखेगा? अनियन के अंदर दिखेगा। ऐसे शेप अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके के शेप के सेल होते हैं। उसके बाद बात करें, कहता है कि सम सिंगल सेल एग्जिस्ट देयर लाइफ। कुछ सिंगल सेल होते हैं लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं एक सिंगल सेल से। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये पूरे ऑर्गेनिज्म भी हैं और सिर्फ एक सेल भी है, यूनिसेलुलर भी है। क्यों? यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि सिंगल सेल वाले ये ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबा। और अमीबा एक ऐसा सेल होता है जो अपने शेप को लगातार कंटिन्यूअसली बदलता भी रहता है। ठीक है, इसी तरीके से बात करें कि यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, इसी तरीके से मल्टी सेलुलर का मतलब होता है, मल्टी का मतलब होता है मेनी, और सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल, यानी कि जब कई सारे सेल मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे फंगाई भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर फंगाई नहीं होता है, ठीक है। प्लांट में
यूनिसेलुलर प्लांट भी होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर प्लांट ज़्यादातर होते हैं। इसी तरीके से एनिमल में भी मल्टी सेलुलर एनिमल, जैसे कि हम क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं। इसी के साथ साथ बात करेंगे हम क्या, कि जो सेल है, ये सेल है, सेल का डिफरेंट शेप और साइज़ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बात की अनियन के अंदर पॉलीगोनल देखा गया। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो हमारे अंदर कुछ सेल की बात होगी, यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ सेल की बात होती है। एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाता भी है कि वेरियस टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो आइए बात करते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ अलग अलग तरीके के बात करते हैं अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की। तो दैट इज़ अ वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल होते हैं, जिसमें से ब्लड सेल भी होते हैं, कुछ स्मूथ मसल सेल भी होते हैं, इसी तरीके से न्यूरॉन भी होते हैं जिसके नर्व सेल भी कहते हैं, और इसी तरीके से स्पर्म होते हैं, ओवम होते हैं। लेकिन बात करें ब्लड सेल की, तो ब्लड सेल जो होता है ये कहाँ पे होता है, तो ब्लड सेल जो होता है ये ब्लड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ब्लड के अंदर होता है, क्योंकि ब्लड जो है ये पूरा पानी पानी की तरह होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। उसके अंदर कुछ सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लड सेल, और ब्लड सेल में भी अलग अलग तरीके के ब्लड सेल होते हैं, जिसमें से क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है, इस्नोफिल होता है, बैसोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है। बात करें न्यूट्रोफिल की, तो न्यूट्रोफिल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसी तरीके से इस्नोफिल की बात करें तो ये बिल्कुल हेडफोन की तरह होता है। बैसोफिल की बात करें तो इसका सेल का शेप ऐसा होता है। लिम्फोसाइट की बात करें तो इसका सेल का शेप ऐसा होता है। मोनोसाइट की बात करें तो ऐसा होता है। ये सेल का स्ट्रक्चर तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर और नाम बस देखने को मिलता है। फंक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये क्लास 11th की बात है। क्लास 9th में सिर्फ ब्लड सेल के नाम की और स्ट्रक्चर की बात करता है। नाउ इसके बाद आते हैं कुछ स्मूथ मसल सेल, इसी तरीके से आता है नर्व सेल। स्मूथ मसल सेल जो है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, जैसे लंग्स में, इसी तरीके से तुम्हारे हार्ट के अंदर, इसी तरीके से ये तुम्हारे जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो स्मूथ मसल सेल होते हैं, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इसी तरीके से नर्व सेल, नर्व सेल ये एक ऐसा सेल होता है जिसका क्या काम होता है कि मैसेज को लेके जाने और मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। इसी तरीके से हमारा ओवम है जो कि फीमेल गैमेट है, इसी तरीके से स्पर्म है जो कि मेल गैमेट है, ये भी एक सेल है। तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर कई तरह के सेल देखने को मिलते हैं, और ये जो सेल देखने को मिलते हैं इनके फंक्शन अलग होते हैं, इनके साइज़ अलग होते हैं। रही बात की एक सवाल उठता है कि वाई द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल आर डिफरेंट, क्यों शेप और साइज जो है वो सेल का इतना अलग अलग है। वो इसलिए मैं यहीं पे आंसर दे दूं, क्वेश्चन यही बनता है कि बताओ कि क्यों शेप एंड साइज जो होता है, शेप और साइज जो होता है वो सेल का इतना अलग अलग क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हर एक सेल का फंक्शन अलग होता है। हर एक सेल की साइज़, जब फंक्शन अलग होगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो उस सेल का शेप जो होगा वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना ही अगर मान लो कि किसी के सेल का शेप का बहुत सिंपल काम है, कोई ख़ास काम नहीं है, तो उसका सेल का शेप जो होगा वो उतना ही सिंपल होगा, ठीक है। और शेप के साथ साथ अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन पे डिपेंड करता है सेल का शेप, और साइज़ की बात करें तो साइज़ भी उसी पे डिपेंड करती है, जैसा फंक्शन वैसा शेप वैसा ही साइज़, ठीक है। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ की, सेल की और कुछ चीज़ प्रॉपर्टी के बारे में। तो कहता है कि ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। कहता है कि जितने भी लिविंग सेल हैं, ठीक है, हर लिविंग सेल की कैपेसिटी होती है, उसके पास कुछ एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है? ताकि कुछ सर्टेन बेसिक फंक्शन, एकदम बेसिक सा फंक्शन परफॉर्म कर सके, इतनी उसके पास कैपेसिटी होती है। कहता है कि डेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी रखने वाले सेल को हम कहते हैं कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, कि वो लिविंग डेट कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। जितने भी लिविंग होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? यही होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट।
सेल जो जितने भी सेल होते हैं उसके पास कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं, उसके पास कुछ चीज़ें होती हैं और उस कुछ चीज़ों को कंपोनेंट कहते हैं। तो कंपोनेंट होते हैं विद इन इट, सेल के अंदर कुछ होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। यानी कि पूरा एक सेल होता है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, वैक्यूल, इन सारी चीज़ों को कंपोनेंट कहते हैं और सारे सेल के पास ये छोटे छोटे कंपोनेंट होना चाहिए। और इससे जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, प्लास्टिड हो गया, इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन छोटे छोटे कंपोनेंट को हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसे कि माना कि यहाँ पे एक सेल है, ये सेल है, ये पूरा एक सेल है, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, राइबोसोम के साथ गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन, प्लास्टिड, सेंट्रियोल, वेसिकल, लाइसोसोम, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें जो है वो प्लांट के अंदर होगा, कुछ चीज़ें जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये प्लांट के अंदर होगा। अगर एनिमल का सेल है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन कंपोनेंट तो होंगे। अब कौन से सेल के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये बात करेंगे हम आगे। और इसी कंपोनेंट को, इसी सेल ऑर्गेनेल को हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर बात करें एक सेल की, तो सेल के ऊपर जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, ये कवरिंग जो होती है सेल मेम्ब्रेन से होती है। तो सबसे पहले हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर करते हैं ख़त्म यहीं पे। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, नोट्स बनाएं, और अगर सारी चीज़ें सही मिलती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।